आज है हमारा रिवाइज डे। तो आज भी हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स पढ़े थे, तो आज भी हम इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स को ही रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि आप इंटरजेक्शन के लेसन में पढ़ चुके हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है और कौन कौन से इंटरजेक्शन होते हैं और कहाँ इन इंटरजेक्शंस का यूज होता है। तो आज भी आपको इस रिवाइज डे में इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है और देखना है कि कौन सा इंटरजेक्शन किस वाक्य में कहाँ यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं जॉय। पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि जॉय यानी खुशी के लिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज होता है। कॉलिंग यानी कि बुलाने के लिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज होता है और अप्रूवल के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज होता है और ग्रीफ यानी दुख के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज होता है और स्कॉल्डिंग के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज होता है। इन सभी इंटरजेक्शन के बारे में आप हमारे मेन लेसन यानी इंटरजेक्शन के लेसन में पढ़ चुके हैं कि इन सभी इंटरजेक्शन का यूज कब और कहाँ करते हैं। तो आज के रिवाइज डे में भी आपको इंटरजेक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ना है और सीखना है कि इन इंटरजेक्शंस का यूज कहाँ किस वाक्य में किस तरीके से होता है। अब हम रिवाइज करेंगे आर्टिकल। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आप पढ़ चुके हैं कि डेफिनिट आर्टिकल में द यानी THE द का यूज होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन इन 2 वर्ड्स का यूज होता है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि द यानी डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ और किस वर्ड के लिए और कहाँ करते हैं। तो आज भी आपको इन आर्टिकल्स को रिवाइज करना है और देखना है कि द का यूज कहाँ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट से पहले यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो इसी तरीके से आपको डेफिनेट आर्टिकल समझने हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में आप देख सकते हैं ए का यूज कहाँ किया गया है और एन का यूज कहाँ किया गया है। इन सभी आर्टिकल को और इंटरजेक्शन को आप मेन लेसन से यानी इंटरजेक्शन और आर्टिकल के लेसन से पढ़ें और देखें कि इंटरजेक्शन और आर्टिकल का यूज कहाँ किस वाक्य में और किस वर्ड के लिए किया जाता है और इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप इन सभी इंटरजेक्शन और आर्टिकल को आसानी से सीख सकें और समझ सकें। और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं एक एक्सरसाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक एक्सरसाइज शो हो रही है। इस एक्सरसाइज में कुछ इंटरजेक्शंस और कुछ आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ कुछ सेंटेंस को भी इंक्लूड किया गया है। आपको इस एक्सरसाइज में से उन इंटरजेक्शन और आर्टिकल और सेंटेंस को पहचानना है और इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस एक्सरसाइज में हम आपको अगर एग्जाम्पल दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाक्य में हेलो तोड़ा की हाल है, हेलो आपका क्या हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में हेलो शब्द से किसी पर्सन को बुलाया है, मीन्स कॉल की है कि हेलो आपका क्या हाल है। जैसे कि हम आपको इंटरजेक्शन और आर्टिकल के मेन लेसन में बता चुके हैं और बाद में रिवाइज भी करा चुके हैं कि जब किसी को कॉल करते हैं मतलब बुलाते हैं तो वहां पर हेलो शब्द का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है और इंटरजेक्शन में वो है कॉलिंग का इंटरजेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो आप देख सकते हैं ओ नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दुख प्रकट किया है कि ओ नहीं से एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दुख प्रकट हुआ है जिसके लिए आप ओ नो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन में वो ग्रीफ का पार्ट है यानी कि यहाँ पर ग्रीफ यानी कि दुख प्रकट हो रहा है कि ओ नो उसका एक्सीडेंट हो गया।
इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज में पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंटरजेक्शन और आर्टिकल का यूज हुआ है। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, साडे कोल एक मेज है, हमारे पास एक मेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेज यानी एक के लिए आप ए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि इंटरजेक्शन और आर्टिकल हमारी भाषा में, हमारी राइटिंग में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो आपको उन इंटरजेक्शन और आर्टिकल को इस एक्सरसाइज में से पहचानना है और उसके बाद इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं, तब आपको इस सीडी के अंत में दिए गए आंसर में से एक्सरसाइज 15 के आंसर को चेक करना है और देखना है कि आपने पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से और करेक्टली बनाई है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपने इस एक्सरसाइज को बनाने में किसी सेंटेंस में कोई गलती कर दी है, तो आपको उस गलती को नोट करना है और उस गलती को सुधारने की बार बार प्रैक्टिस करनी है और उस सेंटेंस को बनाना है। और जब आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को करेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं, तब आपको इसी एक्सरसाइज से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज बनानी है और उस एक्सरसाइज को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्योंकि अगर आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी, तभी आप एक ऐसे लिखने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि एक ऐसे में भी इसी तरीके के मिलते जुलते वाक्य और इसी तरीके के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। और जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लें, तो आपको पिछले लेसन में जो भी वोकेबलरी सिखाई गई हैं, आपको साथ ही साथ उन वोकेबलरी को भी याद करना है। क्योंकि अगर आप वोकेबलरी अच्छे तरीके से नहीं याद कर पाए, आपको नहीं पता कि किसी वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग है, तो भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए एक्सरसाइज बनानी है और एक्सरसाइज के साथ साथ वोकेबलरी भी बनानी है और साथ ही साथ आपको एक ऐसे भी लिखना है। आपको इन सभी की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और उस ऑनलाइन टेस्ट में सभी तरीके के सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड की जाएगी। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में पास हो सकेंगे। तो अब आप इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिवाइज को रिवाइज कीजिए, इनके मेन लेसन्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और वोकेबलरी याद कीजिए और इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस से ही आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में सफल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रिवाइज डे।